साथियों, आज हम लोग दिल्ली से चलकर आए हैं। यहाँ हमारे लोगों की दशा देखी हमने, हमारे को एहसास हुआ कि किस गरीबी का जीवन हमारे लोग गुजरात के सूरत जैसे शहर के अंदर लेबर क्लास का होने की वजह से बिता रहे हैं। साथियों, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव राव जी अंबेडकर ने इस देश के अंदर जो तमाम अछूत थे, जो दलित थे, जो आदिवासी थे, जो पिछड़े थे, महिलाएं थी, उनको इस देश के अंदर इंसान कंसीडर नहीं किया जाता था। उन लोगों को इस देश के अंदर इंसान नहीं माना जाता। बाबा साहेब अंबेडकर ने उनकी लड़ाई लड़ी और संविधान के अंदर उनके तमाम अधिकारों को निहित किया। अधिकार कैसे? एक गौरवपूर्ण समाज, मान सम्मान लेने का अधिकार, एक डिग्निटी उनकी मेंटेन रहनी चाहिए वह अधिकार, हर किसी को बराबरी का शिक्षा लेने का अधिकार, हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर की अपॉर्चुनिटी लेने का अधिकार, उन सभी के पास कानूनी अधिकार कि अगर उन्हें कोई परेशान करे तो वो जाकर के थाने और कोर्ट कचहरी के अंदर केस दायर कर सकता है। अगर कोई दबंग व्यक्ति जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा करे तो वो जाकर के थाने के अंदर पुलिस कंप्लेंट उस आदमी के प्रति करवा सकता है। इस प्रकार के तमाम अधिकारों को जब बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान सभा के अंदर निहित करके 26 जनवरी सन 1949 को इस देश का संविधान बना करके आखिरी तैयार किया और इसको समर्पित किया, तो तब बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि मैं तुम लोगों के लिए लड़ाई करके बहुत मुश्किल से यहाँ तक आ पाया हूँ। मैंने अपने 4 बच्चों की मौत देखी है। 4 बच्चों की मौत। जो उनकी पहली बेटी थी, बेटी इंदू, जब उसकी डेथ हुई थी तो बाबा साहब गोल में सम्मेलन के अंदर जा रहे थे, तो बाबा साहब के पास इतना पैसा नहीं था उस समय कि उस बेटी को कफन के अंदर दफना करके और चले जाए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की मृत्यु देखी, एक बेटी की और 3 बेटों की, इस समाज के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर जितने पढ़े लिखे थे, वो चाहते तो इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन, जापान, जहां उनका मन करता वहां जाकर के रहते। खूब अच्छी नौकरी होती, लाखों रुपए महीने की सैलरी होती उस टाइम में, और वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब ने वो नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि जो लेबर एरिया दिख रहा है, पूरे सूरत को आप घूमाओ और फिर इस लेबर एरिया के अंदर आकर के घूमना शुरू करो, आपको पता चल जाएगा हमारा देश सच में आजाद हुआ है या नहीं हुआ। आप हमारी महिलाओं की जो गरीबी है उसके हालातों को देखो, आप हमारे बेटों की बेरोजगारी को देखो, उनके फेस पर जो निराशा है, उनके चेहरे पर जो निराशा है, उस निराशा को देखो। आप सभी को ये बात पता चल जाएगी कि देश आजाद हुआ है या नहीं हुआ। आप इस देश के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े देखो, दलित आदिवासी हत्या उत्पीड़न के मामले देखो, मूछ रखने के ऊपर जो तमाम हत्याएं कर दी जाती है, पानी पीने के ऊपर तमाम बेटों की, छोटे छोटे बच्चों की हमारे हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद बताइएगा कि ये देश आजाद हुआ है या आज भी गुलाम है? ये देश आज भी हमारा गुलाम है। बस गोरे भागे तो काले अंग्रेज यहाँ पर रह गए, तो उन लोगों ने इस देश को आज भी वैसा का वैसा गुलाम बनाया। अब इस देश को आजाद करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी थी, आपकी थी, हम सभी की थी। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसकी थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने इस बात को बोला कि भाई, मैंने 4 बच्चों की मृत्यु देखी अपनी आंखों के सामने। सभी माताएं बहनें मेरी बेटी है, मैं भी किसी का बेटा हूं, मेरे पापा जानते हैं बेटे या बेटी की मृत्यु क्या होती है, क्या पीड़ा में रहे होंगे वो आदमी, वो महामानव क्या सोच रहे होंगे उस समय। लेकिन सब कुछ त्याग करके वो जा रहे हैं गोल में सम्मेलन के अंदर गांधीयन पार्टी से लड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो वहां ना जाते तो आपका और हमारा जो अधिकार मिला है, जो हमारे तन बदन पर अच्छे कपड़े हैं, जो हमारे तमाम कानूनी अधिकार मिले, हमें कुछ नहीं मिलता। साथियों, ये सबको भेंट चढ़ा देते हैं अंग्रेजों के सामने, क्योंकि पैरवी करने वाला हमारा कोई नहीं था, केवल एक अंबेडकर से हमारी पैरवी करनी। तो साथियों, बाबा साहेब अंबेडकर ने इस बात को बोला, जो संविधान सभा के अंदर उन्होंने कानून का जो खाका था उसको इस देश को समर्पित किया और बताया कि इस देश के अंदर जो 85% आबादी है, मैंने उस आबादी को अब इस देश के अंदर कानून के अंदर लिखित रूप से अधिकार दे दिए। लिखित रूप से अब मुखौटी कुछ नहीं चलेगा, मुखौलबाजी कुछ नहीं चलेगी। लिखित रूप से आप लोगों के अधिकार है कि आप 8 से 9 घंटे से ज्यादा दिन में नौकरी नहीं करेंगे, किसी की भी नौकरी नहीं करेंगे, और अगर आप उससे ज्यादा 1 भी घंटा नौकरी करते हैं तो आपको उसका
दुगुना मानदेय देना होगा, दुगुना घंटे के हिसाब से, जो कि आज तक आप लोगों को मिला नहीं है। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर आप संपत्ति रखना चाहते हैं तो आप अच्छे से अच्छी संपत्ति रख सकते हैं। किसी दबंग की इतनी हिम्मत नहीं कि आपकी संपत्ति को झपका ले, आपकी नौकरियां ना दे, आपको आरक्षण के रूप में जो इस देश के अंदर जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी आने वाला नारा जो था माननीय साहिब कांशीराम ने दिया था, वो आज तक हमारा पूरा नहीं हुआ। हमारी नौकरियां नहीं हुई, हमारी जमीनें नहीं हुई, हमारे लोगों का मान सम्मान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कारण उसका सिर्फ एक, क्योंकि हम लोग सत्ता में नहीं थे। अगर हम लोग सत्ता में होते तो क्या किसी की मजाल थी कि वहां पर राजस्थान के अंदर हमारे बच्चे को, छोटे से बच्चे को मटके से पानी पीने को मार दिया था? क्या किसी की हिम्मत होती मेघवाल को मुंह रखने को मार दिया जाता? हर दूसरे दिन सुनता रहता हूं मैं कि कहीं पर घोड़ी चढ़ने पर मार दिया, कहीं पर किसी बेटी का बलात्कार कर दिया। अभी हाथरस गैंगरेप मर्डर केस के अंदर हमारी आदरणीय प्रभारी जी यहाँ पर बैठी है, वकील साहिबा, वही इस केस को देख रहे हैं। पूरे देश ने देखा क्या हाल किया उस बेटी का। इन लोग पूरे देश में इतिहास है, आजादी के बाद किसी समाज की बेटी को टायर और मिट्टी का तेल डाल करके चलाया नहीं गया मान्यवर, किसी भी बेटी को इस देश के। और इन लोगों ने क्या किया हमारी बेटी के साथ? टायर, उस चिता के अंदर टायर से आग लगाई थी, आप देखिए, मिट्टी का तेल डाल करके हमारी बेटी को जलाया जा रहा था। और हम लोग क्या कर रहे थे? शक्ल देख रहे थे। आदरणीय प्रभारी जी तो वहां पर एडीएम से लड़ रही थी, झगड़ा हो रहा था, उन्हें डिटेन कर लिया गया था, आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। आप सब वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब के पर, आज भी पढ़ना पड़ा। तो जब आप लोगों के पास बराबर का अधिकार है, बराबर की वोट की ताकत है, तो आप वोट का इस्तेमाल करके अपना राजा क्यों नहीं बनाते? आप अपना राजा क्यों नहीं बनाते? अपनी वोट का अधिकार का इस्तेमाल करके अगर आपका मान लीजिए मुख्यमंत्री होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, तो क्या किसी की हिम्मत होगी आप लोगों पर अत्याचार करने की? किसी की हिम्मत होगी 8 घंटे से 9 घंटे आपसे नौकरी करवाने की? किसी की हिम्मत होगी आपके बच्चों का स्कूल में एडमिशन ना लेने की? किसी की हिम्मत होगी आपको सरकारी नौकरी ना देने की? आज हमारे देश का युवा पढ़ पढ़ के पागल हो चुका है। वो 29 साल, 30 साल, 31 साल का हो चुका है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती है, तमाम सरकारी सुविधाएं खुद लेते हैं, उनकी सरकारी नौकरियों में अकल देते हैं कि भाई तुम लोग सरकारी नौकरी करोगे तो देश से विस्तार। अरे तुम एसपीजी से लेकर के हेलीकॉप्टर तुम देश से घूम रहे हो, सारे सरकारी महकमे से तुम अपनी सिक्योरिटी ले रहे हो, उन बच्चों को तुम्हारे को देने के लिए शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? पूरी जिंदगी हमारे जो मजदूर और किसान वर्ग के भाई हैं, उनके बेटे बेटियां जाकर के दिल्ली जैसे शहर के अंदर छोटे छोटे 5 बाई 5 के कमरे में रहते हैं। आप पूरी जवानी अपनी पढ़ते पढ़ते निकाल देते हैं, एक नौकरी नहीं दे पाते। धांधली होती है, नौकरी निकली तो कोर्ट के अंदर चला गया मैटर, कहीं लीक हो गया पेपर, कहीं इन्हीं के अपने लोगों को घुसाए जा रहे हैं बिना किसी एंट्रेंस के, बिना उसके उनके हाथ में खोल लेटर आ जाता है। हमारे और आपके जो गरीब मजदूर परिवारों के बच्चे हैं वो देखते रह जाते हैं क्या हो रहा है। तो क्या ये सब सिचुएशन बताने की आवश्यकता है? आप सभी इस बात को बखूबी जानते हैं। और अगर आप लोग इस बात को जानते हैं तो मुझे बताइए आप लोग जागेंगे कब? जब माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी थी, तो आपको पता है 6 लाख हेक्टेयर जमीन, सरकारी जमीन, आपको और हमारे जैसे गरीब परिवार के बेटे बेटियों को महंगी नहीं देती थी कि जाकर के अपनी खेती करो, अपनी खेती करो, अपना अनाज अपने आप उगाओ। किसी राशन की दुकान से 2 किलो अनाज चावल लेने की जरूरत नहीं है। हम वो लोग हैं जो इस देश को बना रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने इस देश को बनाया है। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है सब हमारे पूर्वजों की मेहनत की खून पसीने की कमाई है। ये हमारे पूर्वजों ने उसमें बेलदारी करी है, जाकर के तब इतनी खड़ी कर पाया, नहीं तो इनकी किसी की औकात नहीं है। आप आज इनकी मिल के अंदर काम करना छोड़िए, अगर कल से लोग रोड पे ना जाए तो बात बाबा साहब अम्बेडकर पर दोबारा लेकर के आ रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई तुम्हारे को 1 वोट का अधिकार देके जा रहा हूं। बात तो मैंने 2 वोट की करी थी, लेकिन गांधी और कंपनी ने उस 2 वोट के अधिकार को आप तक पहुंचने नहीं दिया और मुझे भी कुछ दबाव के अंदर आकर के झुकना पड़ा। तो इसलिए मैंने 1 वोट और 7वां आरक्षण आप लोगों के लिए ले लिया है। अगर आप लोगों ने अपने वोट की कीमत नहीं समझी तो आप लोग इसी प्रकार से गुलाम रहेंगे। और उस गुलामी का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल आज के समय में हम लोगों को मिला है, वो हाथरस की बेटी को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाना। इससे ज्यादा बेइज्जती हमारी क्या होगी? हो रही, इससे ज्यादा अपमान हमारे लोगों का क्या होगा? अरे इतिहास गवाह है भाई, किसी समाज की बेटी को आज तक इस प्रकार से अपमानित करके नहीं चलाया गया है। यार मेरा अवस्था में उस बेटी को टायर डाल करके और वो मिट्टी का तेल डाल करके पुलिस वाले हंस रहे हैं, वो दांत फाड़ रहे खड़े खड़े। और सोचिए अगर हमारी सरकार होती, किसी की हिम्मत होती, किसी की हिम्मत होती, आप बताइए, खटिया खड़ी करने की माननीय बहन जी 1 मिनट में एडीएम डीएम जितना भी प्रशासन है खटिया खड़ी कर देता है। और आज की डेट में हमारे लोगों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं यहाँ पर हम बखूबी जान रहे हैं।
इस देश के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यक समाज पर शासन करता है, सत्ता पे रखता है। जो मुट्ठी भर लोग हैं वो हम लोगों के ऊपर जो तादाद हम लोगों की ज्यादा है, वोट की गिनती हम लोगों की ज्यादा है, बावजूद उसके वो लोग आ जाते हैं, बावजूद उसके वो लोग जीतते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। वो हमें बताते हैं कि आप लोगों को ऐसे जीना, जबकि पूरी दुनिया के अंदर जो बहुसंख्यक आबादी वाले देश है, आप कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा, उन्हीं लोगों का शासन चलता है, वही लोग कानून बनाते हैं, वही लोग राज करते हैं और उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं होते सर। लेकिन भारत के अंदर हम लोगों की विडंबना है, क्योंकि साहब कांशीराम जी कह करके गए थे कि वोट जो है आपकी, वो आपकी रोटी और बेटी के बराबर का महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर आपने उसको बेच दिया तो आप ये समझो आपने अपनी रोटी और बेटी को बेच दिया। जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व होता है, हमारे जैसा जो हमारे समाज के जो लोग हैं, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं इतनी रात को, यहाँ अपना काम छोड़ करके यहाँ पर बैठी है, जो इस प्रकार के स्वाभिमानी व्यक्तित्व होते हैं, वो लोग समझौता नहीं करते साथियों, वो किसी की गुलामी नहीं करते, वो अपना वजूद बनाने पर जोर देते, अपना वजूद बनाने पर जोर देते। तो साथियों, एक वोट के इस अधिकार में बहुत कुछ निहित है। आप लोगों की आजादी, आप लोगों के बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य। इन गंदी गंदी कॉलोनियों में जो हमारे लोग रह रहे हैं 5x5 के मकानों में 1500-2000 रुपए का इनका किराया दे दे करके, इनकी मीलों में काम कर रहे हैं 8-10 हजार रुपए के लिए, उसके बाद जो शोषण झेलते हैं, इन तमाम धंधा सेठों, इन तमाम पूंजीपतियों को अगर आप लोग चाहेंगे तो आप इनको इनकी औकात दिखा सकते हैं कि इस देश के अंदर अगर शासन सत्ता चलेगी तो हमारे अनुसार चलेगी, तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। जो एक सम्मानित देह है, मानदेय है, वो इस देश के अंदर चाहिए सबको, एक सम्मानित जीवन जीने के लिए, क्योंकि जब तक सम्मानित पैसा नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति जीवन अच्छा जी नहीं सकता। इन्हीं तमाम बातों के साथ मुझे लगता है कि आप लोग बखूबी समझ रहे हैं कि अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल आपको कहां करना है। माननीय साहिब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की जब नींव रखी थी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी घर घर गांव गांव जाकर के जब बता रही थी समाज के लोगों को, जब समझा रही थी, उनको स्वाभिमान उनके अंदर जगा रही थी कि आप लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि आप सत्ता पलट कर सकते हैं, तो हमारे लोग मजाक बनाया करते थे। हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस इतना कम था उस समय कि वो लोग मजाक बनाया करते थे कि अरे हमारा तो कोई MP MLA नहीं बन पाता है ढंग से, मुख्यमंत्री क्या बना पाएंगे हम। साहब कांशीराम अपनी जीवनी में लिखते हैं इसमें। लेकिन एक बात बताइए, सन 1995 में कौन मुख्यमंत्री बना था? बताइए बताइए कौन मुख्यमंत्री बना था? माननीय बहन कुमारी मायावती जी बनी थी, नहीं बनी थी? और बनते के साथ ही 1,64,000 गुंडों को उठा करके उन्होंने गुंडा एक्ट लगा के जेल में ठूस दिया। जेल में ठूस दिया, डाला नहीं था, जेल में ठूस दिया था 1,64,000 गुंडों को, गुंडा एक्ट लगाकर। जितने लोगों ने हमारे लोगों की जमीन कब्जा रखी थी, जितने लोगों ने हमारे लोगों को परेशान कर रखा था, सबको उठा करके जेलों के अंदर ठूका। हमारी जो जमीनें वो आजाद करवाई, जिन लोगों पे जमीनें नहीं थी उन लोगों को जमीनें दी, हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, तमाम कार्य गिनवाए जाए अगर इस देश के अंदर। तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के अंदर अब तक का जो सम्राट अशोक वाला शासनकाल था वो शासनकाल, बावजूद उसके हम लोग, हमारे जो लोग हैं व्हाट्सएप की दुनिया में और फेसबुक की दुनिया में और मीडिया, इनका बिकाऊ खोदी मीडिया है, इसके चक्कर में बिक जाते हैं, समझते नहीं है, सोचते नहीं है अपने लोगों को। अरे हमारी असली ताकत माननीय बहन कुमारी मायावती जी है, आप लोग हैं हमारी असली ताकत। अगर हम लोगों ने उनके हाथ मजबूत कर दिए तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी हमारे गिरवान पर किसी का हाथ है। तो इसीलिए आज की सभा में उपस्थित हमारे जो उम्मीदवार है यहाँ से चोरयासी विधानसभा से, मलकान भाई वर्मा बहन जी, तो अरे आ गया मलकान भाई जी जो हमारे यहाँ से उम्मीदवार हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर इतने लोग हैं कि अगर आप लोग हर एक जो यहाँ रहने वाला कॉन्स्टिट्यूएंसी में व्यक्ति है उसको मेरी और अभी हमारी माननीय वकील साहिबा जो अपने स्पीच में कहेंगी, क्योंकि हम लोग भाषणबाजी तो करते नहीं है भाई, नेता नेता तो है नहीं, हम अपने परिवार में आए तो क्या भाषणबाजी करेंगे आप बताइए। तो इस बात को ही फैला देंगे तो वो लोग पूर्ण रूप से एक तरफा समर्थन करके बड़े भाई को जिता करके यहाँ से ले आएंगे और मुझे लगता है कि आप लोगों की आवाज कहीं ना कहीं उठेगी और इस गुजरात जैसे प्रदेश में भी हम लोगों की आवाज बुलंद होगी। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। लड़ते